बनाना सीख लिया, राइट? अब उसमें मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करना है, एयरलाइन से लिंक कैसे करना है, और ईमेल आईडी भी लिंक कैसे करनी है, और इसका रीजन क्या है। पहली बात है कि जब आप गैलीलियो पे क्लाइंट में, ये टॉपिक हमारा हुआ तो ना भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाला, इस वाले बैच में नहीं हुआ है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना क्यों रिक्वायर्ड है और कब करना है। अगर आपको माइंड में है कि ऐसा कुछ है कि एयरलाइन जो है, अगर आप क्लाइंट का मोबाइल नंबर अपनी बुकिंग में अपडेट करते हो तो उससे कहीं ये ना हो कि क्लाइंट को एयरलाइन डायरेक्टली फेयर भेज दे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहे टिकट आपने 3 महीने पहले क्लाइंट की इशू कर दी है, राइट, लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लग रहा है कि आपको, देखो जो नोटिफिकेशन है वो आपको तो आना ही है। सबसे पहले बात है कि अगर क्लाइंट की फ्लाइट प्रीपोन होती है तो पोस्टपोन हो सकती है लास्ट मोमेंट पे, 2 दिन पहले हो रही है, 3 दिन पहले हो रही है, तो आपको आपकी ऑफिशियल ईमेल पे गैलीलियो की तरफ से ईमेल आएगा ही आएगा। मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आएगा, जो मोबाइल नंबर आपका कनेक्ट होगा, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट दोज बुकिंग्स जिनकी की रात के 3 बजे की ट्रैवलिंग है, या ओड आवर्स में ट्रैवलिंग है, या वीकेंड्स पे ट्रैवलिंग है, या संडेज है, या नेशनल हॉलीडेज है, जिसमें कि आप अवेलेबल नहीं हो अपने काम पे। अब पोस्टपोन हुई तो चलता है, कैसे चलता है? पोस्टपोन हुई तो ठीक है, आपकी तरफ से नहीं मैसेज आया, अगर आपने मोबाइल नंबर एयरलाइन से क्लाइंट का लिंक नहीं किया हुआ था, तो अगर नहीं भी आया क्लाइंट को मैसेज 15 मिनट का, तो कैसे वर्क करेगा? चलो ठीक है, क्लाइंट वहां पे वेट कर लेगा 15 मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए फ्लाइट आगे होगी तो वेट कर लेगा। प्रीपोन में क्या रिस्क है, कौन बताएगा? प्रीपोन अगर हो गई फ्लाइट, लेट से 15 मिनट ही प्रीपोन हो गई, जी तो उसमें एक ट्रैवल कंसल्टेंट के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? कस्टमर को बताना है। कस्टमर को नहीं बताया तो, नहीं मैसेज किया 15 मिनट का, तो फ्लाइट निकल जाएगी मैम। माइट भी क्लाइंट कट टू कट टाइम पे चल रहा हो, माइट भी क्लाइंट आपका आउट ऑफ एनी रीजन बिल्कुल कट टू कट टाइम पे है, जाम में फंसे, उसे कुछ खुद के पर्सनल उसकी वजह से, केयरलेसनेस की वजह से वो घर से ही लेट निकला, कट टू कट टाइम पे निकला, जी उसको पार्किंग में टाइम लग गया, वट एवर सो, या फिर क्यूज बहुत लंबी थी चेक इन की, उसका आपने ऑनलाइन चेक इन नहीं करके दिया हुआ था। समझ रहे हैं बात? जी मैम। यस। तो हमेशा आपने, यू हैव टू मेक श्योर, मैं आपको क्यूज सिखाऊंगी। क्यूज जब भी आपकी किसी की ट्रैवलिंग हो तो क्यूज नंबर पे आपने सारी वो बुकिंग्स अपनी उस डेट की मेंशन कर देनी है। बहुत इजी तरीका है, हम उसको अभी सारा ये फॉलोइंग स्टेप्स में मतलब आगे चलेंगे। इसमें क्यूज मैनेज करना है, क्यूज मैनेज करना सिखाऊंगी। ये हमारी क्यूज होती हैं, ये क्यूज के अंदर आप एंटर कर जाते हो, और इन क्यूज में आप क्या करते हो, अपनी विश से आप, जैसे हमारा Q82 में एक पिन आ रहा है, आप मर्जी से Q82 में, जैसे आज क्या डेट है, आज हो गई 18, तो 19 तारीख वाले आप सारी बुकिंग्स यहाँ पे अपनी सारी एक ग्रुप बना सकते हो उसका। जैसे अभी यहाँ पे Q82 में एक बुकिंग है, अभी सिर्फ एक ही बुकिंग है यहाँ पे, Q82 में एक दिख रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी इसको हमने करना नहीं है, राइट, मैनेजमेंट है ये, तो वो बाद में बताऊंगी। फिलहाल हमने आज करना है वेटिंग का चैप्टर, की कैसे हमने वेटिंग में रिक्वेस्ट डालनी है। वेटिंग में रिक्वेस्ट क्यों डालनी है? लोअर फेयर की, लोअर फेयर को कंफर्मेशन करवाने के लिए एयरलाइन से। और आपने ये जज कैसे करना है कि किस लोअर सीट में, जब सीट नहीं है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या है कि उसमें कंफर्मेशन आ सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आने की, वो मैं आपको जज करना आज बताती हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फोकस रखें अपना क्लास में। कि जब हमें एक्सेस लेना आ गया, एक्सेस लेना आ गया, एक्सेस लेने की कमांड क्या है, कौन बताएगा? इशपाल जी आप बताएंगे। डायरेक्टली एयरलाइन का एक्सेस लेना है मुझे 15 अगस्त से दिल्ली लंदन का विस्तारा की फ्लाइट पे। मुझे डायरेक्टली एक्सेस चाहिए 15 अगस्त का, तो ए 15 अगस्त मुझे एक्सेस चाहिए, ए मतलब एक्सेस चाहिए। ये कमांड तो काफी बार हो चुकी है,
दिल्ली, जी जी मैम। मैम, हाँ, यस, दिल्ली लंदन, स्टार करेक्ट। डी, विस्तारा, सॉरी, यूके। यूके स्टारा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सब कुछ मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि आप सोचो कि हर एक आप लोअर क्लास के लिए वेटिंग उठा सकते हो। आप वेटिंग में रिक्वेस्ट आप अपडेट कर सकते हो, वेटिंग में रिक्वेस्ट एयरलाइन को कंसिडर करवाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। नहीं, उसकी कुछ पहचान है, कुछ स्ट्रेटजी है। सब सिर्फ पहली लाइन देखना आप, ठीक है? कौन सी लाइन देखोगे? फर्स्ट लाइन में। मैम। हाँ, फर्स्ट लाइन में देखो, बाकी को छोड़ दोगे, क्योंकि हम दिल्ली लंदन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट देख रहे हैं। ये वाली है डायरेक्ट फ्लाइट, सबको पता है? पता जी है ना? मैम। जी जी मैम, अब ये भी पता है कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये भी पता है। जी यस मैम। मैम, अब ये भी पता है कि इकोनॉमी का सेक्टर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, बताओ? Y9। Y9, अप टू वाई तक, वेरी गुड। और सबसे लोएस्ट क्लास कहाँ पे पड़ी है इकोनॉमी की? L8 मैम, कहाँ पे पड़ी है? L8 मैम, हाँ, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वी से। डी से मैम। बी से। और जो फर्स्ट अवेलेबिलिटी है वो लीमा में है। तो अगर Yes, लीमा में मान लो अभी 8 सीट आ रही हैं, अगर 1 या 2 आ रही होगी, तो क्विक एक्शन क्या करोगे? सबसे पहले तो 1 या 2 सीट उठा के रख लोगे। जी। अभी तो 8 सीट्स आ रही है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? अब मेरा टारगेट क्या हो, अगर क्या हो, नरेश जी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जी अगर मैम, लीमा की बजाय आपको सिस्टम पे यहाँ पे क्यूबेक में आपको 2 सीट दिख जाए और आपको लेट से 1 सीट की रिक्वायरमेंट है उसपे से, आप लीमा जी उठाओगे क्यूबेक उठाओगे मैम बिना क्यूबिक, कमांड लगाए? क्यूबिक आपका मैम, ध्यान क्यूबेक की तरफ जाना चाहिए या लीमा की तरफ जाना चाहिए? मैम क्यूबिक की तरफ मैम। क्यों? मैम ये फेयर का इशू है मैम, यहाँ पर फेयर कम मिलेगा मेरे को। फेयर कम मिलेगा? कितना कम मिलेगा? आइडिया देखो कि अगर लीमा में मान लो 50,000 का फेयर, तो किलो उससे लोअर है, जी मैम, वाटर उससे भी लोअर है, और जी। क्यूबेक उससे भी लोअर है, तो ऑलमोस्ट 3 क्लास लोअर मिलने जाएगा। तो उसको छोड़ना नहीं है, उस सीट को फटाफट से उठा लेना है। यस तो मैम, ये बात तो क्लियर है ना सबको? जी मैम। चलो, अब वेटिंग में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि एक जब सीट कंफर्म आ रही हो कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बिना कमांड लगाए, तो मैंने आपको एक चैप्टर क्लियर कर दिया कि बिना कमांड लगाए भी आपको जैसी ये स्क्रीन आपके पास आती है अवेलेबिलिटी की, तो आपको पता लगना चाहिए, ठीक है? अब मैं आगे नेक्स्ट मूव कर रही हूँ वेटिंग की तरफ। वेटिंग में यहां से कोई भी सीट, अभी जैसे किलो क्लास सी हो चुकी है, सी का मतलब है क्लोज, क्लोज। वाटर क्लास क्लोज हो चुकी है। हम फोनेटिक्स यूज कर रहे हैं, फोनेटिक्स में आपने याद कर लिए होंगे, तो आई बिलीव आपको पता लग रहा है कि मैं क्यूबेक बोल रही हूँ, विक्टर को वी क्यों बोल रही, वी को विक्टर क्यों बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग जी टू आइटा फोनेटिक्स, ठीक है? जी तो जी मैम, मैम। तो मैं आइटा के रूल्स को फॉलो कर रही हूँ, इसलिए वी नहीं बोलूंगी, इसको विक्टर बोलूंगी। तो अब यहाँ पे सब जगह सी सी लगा है, तो मुझे यहाँ पे होप अपनी छोड़ देनी चाहिए कि इस फ्लाइट में मेरा कोई भी वेटिंग में फेयर कंफर्म नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में आप जज कर सकते हो कि इस फ्लाइट में आपका वेटिंग में कोई फेयर कंफर्म होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे सीसी है, और सी का मतलब क्या होता है अपने आप में? क्लोज। क्लोज होता है। तो अब मैं आपको कोई और सेक्टर लेके देखते हैं कि वहां पे ट्राई करते हैं जहां पे मुझे वेटिंग के लिए आपको चांस मिल जाए बताने का। अब जैसे कि इस पूरी लाइन में अगर आप लाइन नंबर 7 देखते हो, लाइन नंबर 7 मैम, ये, इसमें आप ये देखिए, ओ के साथ, ऑस्कर की क्लास के साथ जीरो है, जीरो है, जीरो है, क्यूबेक जीरो, एको जीरो, एम मैथर जीरो। तो यहाँ पे वाई तक इकोनॉमी है, जी हर किसी एयरलाइन में वाई तक इकोनॉमी होता है, राइट? जी मैम। और यहां से क्या होता है, लोअर फेयर शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और वाई जी सबसे महंगा, बढ़ते 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 सबसे महंगा वाई हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये सारी फ्लाइट जो है वेटिंग के लिए ओपन है, ओके? तो जहां पे जीरो लगा है, वहां पे हमारे लिए वेटिंग में उठाने की पॉसिबिलिटीज, रिक्वेस्ट अपडेट करने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, हमें जी देता है परमिशन ये। अब लेकिन
अब इसके आगे एक स्टेप और एडवांस है। क्या एडवांस स्टेप है कि अब इतनी सारी क्लासेस में 0 लगा हुआ है, जी तो अब हमें कौन सी अप्रोप्रिएट क्लास उठानी चाहिए जहां पे हमारी वेटिंग में कंफर्मेशन आने के चांसेस हो। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ। हम एक अपने घर से ही एक सिनेरियो ले लेते हैं। ये तो एयरलाइंस है ना, एयरलाइंस तो अपने रेवेन्यूज बढ़ाएगी, अपने रेवेन्यूज बनाएगी। मान लीजिए एयरलाइन के पास 20 सीट्स हों भी, तब भी उसने जान के वाई में कर दी सबसे महंगे वाले फेयर में, राइट? जी तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी सोसाइटी का या हमारे सेक्टर्स में एमसीज होते हैं, हमारे सिटीज में एमसीज होते हैं। एमसी समझते हैं? म्युनिसिपैलिटी कमेटी के क्या होते हैं, जो जी मेंबर्स जी खड़े हो जाते हैं और बन जाते हैं, जो क्या जो वोट्स जीत जाते हैं, जिनको एमसीज बोलते हैं। जी हाँ जी, म्युनिसिपैलिटी काउंसलर्स बोलते हैं उनको, म्युनिसिपल काउंसलर्स, है ना, जी जो मेयर्स भी होते हैं सिटीज के। तो अभी दो एमसीज हैं एक सेक्टर के लिए। सेक्टर एक है, राइट, एक कॉमन सेक्टर है। वहां पे कुछ रोड्स में पैचेस आ गए, रोड्स हो गई, रोड्स वो मांग रही है, क्या बोलते हैं इसको, रेनोवेशन मांग रही है ना। जी एक एमसी कहता है मैं जो पैची रोड को रेनोवेट करवा देता हूँ, और दूसरा एमसी क्या कहता है, मैं पूरी की पूरी रोड ही नई बनवा देता हूँ। अब इन्होंने अपने पॉकेट से बनाना है क्या? नहीं मैम। ये तो प्रपोजल डालेंगे ना आगे, जो यस मैम। कंसर्न डिपार्टमेंट होता है। जी मैम। कंसर्न डिपार्टमेंट किसकी सुनेगा? जो खर्चा कम करवा रहा है उसकी सुनेगा, या इसका प्रपोजल जो पूरी की पूरी रोड ही कह रहा है कि मैं नहीं बनवा देता हूँ? जी किसका प्रपोजल जल्दी माना जाएगा? जिसका खर्चा कम है, जी यस मैम। राइट? तो इसका एयरलाइन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये बताना था कि जब हम अगर कोई, अब यहाँ पे भी ओपन है वेटिंग के लिए, यहाँ पे भी ओपन है, लेकिन एयरलाइन उसकी रिक्वेस्ट कंसिडर करेगी जो एयरलाइन को भी कुछ प्रॉफिट अर्न करने दे रही है। जी अब ऑस्कर क्लास आपको पता है कि एकदम लोएस्ट है, इसमें मेंशन कर दोगे आप, रिक्वेस्ट अपडेट कर दोगे, तो रिक्वेस्ट ना ही समझो कंसिडर होगी ही नहीं। हमारे पास क्या पहचान होती है कि हम वेटिंग के लोअर फेयर में, जब मार्केट में फेयर वो अवेलेबल नहीं है, और एक एजेंट कैसे स्ट्रेटजी बनाता है कि मैं लोअर में रिक्वेस्ट डाल के देख लूं एक बार, एयरलाइनर कंफर्मेशन मेरी कंसिडर करती है, तो जो भी वेटिंग में जो भी कंफर्म सीट आ रही है, अभी वाई में कंफर्म सीट आ रही है, जी तो वाई के साथ में जो लगी हुई दो क्लासेस हैं, बेकर और रोजर, तो आप इनमें से आप ले सकते हो रिक्वेस्ट डालने के लिए, इन दो सीट को, इन दो क्लासेस को आप चूज कर सकते हो। आपको कोई और अवेलेबिलिटी से मैं आपको चेक करवाती हूँ, अगर आपको इससे भी क्लियर नहीं हुआ है तो। हम कोई और सेक्टर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 15 सितंबर, दिल्ली टोरंटो ले लेते हैं, कनाडा का। अब ये देखिए, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 देखिएगा, कौन सा लाइन नंबर 3 और 4 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक प्लेस पे, मतलब वाई इकोनॉमी में सिर्फ वाई क्लास दिखा रहा है कि वाई अवेलेबल है, ठीक है, जी और बाकी उसके यहाँ पे क्या लगा है, क्लोज क्लोज लग गया, सीसी तो कुछ भी नहीं है, राइट? जी मैम। तो मतलब सब रास्ते बंद हो गए यहाँ, तो क्लोज लग गया, तो यहाँ वेटिंग नहीं उठेगी। बट अगर हम लाइन नंबर 1 और 2 देखते हैं,
लाइन नंबर 1 और 2 देखते हैं। तो यहाँ पे Y के जो लोअर सेक्शन है, Y इज द इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी के सबसे हायर फेयर है ये, जी और उसके साथ जो लोअर फेयर कहाँ से शुरू होता है, Y के इधर राइट हैंड पे हम चलते जाएंगे तो सारा लोअर फेयर मिल जाएगा हमें। क्लियर है ना ये बात? तो जी मैम। यस तो मैम। तो हमारी जो वेटिंग उठेगी, वेटिंग तो हमारी ए में भी उठ जाएगी, एच में भी उठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगा है साथ में। जहां पे साथ में जीरो लगा होता है वहां वेटिंग उठने के चांसेस, वेटिंग में पिनर बन जाता है ऑलमोस्ट। बट वेटिंग में पिनर बनने का मतलब ये नहीं कि आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी उसमें। एयरलाइन ने रिक्वेस्ट अपडेट कर दी है उसमें आपके सिस्टम में, बट कंफर्मेशन जब आएगी वो कैसे आएगी, वो उसमें कितने चांसेस होंगे, वो आपको चांसेस ब्राइट करने हैं। क्योंकि एक जो स्मार्ट ट्रैवल कंसल्टेंट होता है ना, जो स्मार्ट ट्रैवल कंसल्टेंट है, वो अपने प्रोडक्ट को जल्दी, अगर जितना जल्दी रिप्लाई करेगा, प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेगा क्लाइंट को, तो उतनी ही जल्दी उसका उसका प्रोडक्ट उसको सेल करना होता है। और सेल करके उस पर्सन से ही आगे 10 वर्ड ऑफ माउथ से नेक्स्ट क्वेरीज भी उसकी वर्ड ऑफ माउथ से लेनी होती है। अब आज आप कोई चीज लेने जाते हो और आपको रिवॉर्ड एक जगह से, एक वेंडर से लेट आता है, एक वेंडर से जल्दी आ जाता है, और जिसने आपको जल्दी रिवॉर्ड दिया, चाहे उसका सामान 10 रुपीज कॉस्टली था, 10 रुपीज का डिफरेंस ही था, आपने लेके खत्म किया, उसके उसने भी देके खत्म किया, और आपका क्या हुआ, आपने जिस पर्सन को रिवॉर्ड, जिस कॉम्पिटिटर को आपने क्वेरी डाला था उसकी तरफ से रिप्लाई लेट आया, तो आपकी तरह से डीलिंग बंद कर दी स्मार्ट ट्रैवल कंसल्टेंट ने उसके साथ, आपकी इंटरेक्शन खत्म कर दी। अगर आप उससे कहीं इंटरेक्ट हो जाते, अगर वो जो दूसरा कॉम्पिटिटर आपको रिप्लाई जल्दी करता, तो नेक्स्ट टाइम माइट भी आप उसके पास फिर जाते। तो एक स्मार्ट ट्रैवल कंसल्टेंट क्या है कि आप ये मत सोचो कि मैं बिल्कुल लोअर फेयर निकाल लूंगा तो मैं मार्केट का महाराजा बन जाऊंगा। आपके पास और बहुत क्वेरीज आएंगी, क्लाइंट्स आएंगे, जिसमें कि आपको अपने क्लाइंट्स का नेटवर्क एक्सपैंड करना होता है इसमें ना, इस फील्ड में। और जिसको अपने क्लाइंट का नेटवर्क एक्सपैंड करना आ गया, समझ लो वो लंबी रेस का घोड़ा है इस इंडस्ट्री में। किसी भी इंडस्ट्री की हम वैसे बात करें तो, बट इस इंडस्ट्री में तो खास तौर पे, क्योंकि फेयर्स ऐसे सेकंड में फ्लक्चुएट होते हैं। तो अभी सीट थी सिस्टम में, किसी ने उठा ली, आप रह गए। तो जैसी क्वेरी आती है सिस्टम पे एक बार देखना जरूर है, चाहे रात के 9 बजे भी क्वेरी आए, सिस्टम अपने पास रखना है और देखना जरूर है कि सिस्टम में आ क्या रहा है। तो इसमें बेकर या मदर में हमारी रिक्वेस्ट आप करोगे अपडेट, या बेकर या मदर, किसी एक में। अगर सोचोगे दो में कर दूं मैं, सेम पैसेंजर के लिए, किसी के लिए कंफर्मेशन नहीं आएगी। ये आपको मैं कंफर्मेशन निकालने के टिप्स बता रही हूँ। आप मर्जी है बेकर में कर लो, मर्जी है मदर में कर लो। अगर आप सोचोगे सेम नाम का, पासपोर्ट पे सेम नाम का पर्सन, आप उसकी बेकर में भी कर रहे हो, मदर में भी कर रहे हो, कंफर्मेशन दोनों में ही नहीं आएगी, एयरलाइन नहीं देगी कंफर्मेशन। या आएगी तो बहुत लेट आएगी, उस टाइम पे क्वेरी आपके हाथ से निकल चुकी होगी। तो अब हम वेटिंग में करने का प्रोसीजर सीखते हैं है क्या। पहली बात है, जब अगर आप यहाँ पे ब्रेवो क्लास ले रहे हो या बेकर क्लास ले रहे हो लाइन नंबर 1 में, तो लाइन नंबर 2 में भी ब्रेवो ही आएगी, ब्रेवो में ही वेटिंग उठेगी, राइट। तो उठाने का तरीका क्या है, नीड 1, जैसे आपने नॉर्मल सीट उठानी है, ब्रेवो 1, ब्रेवो 2, यहां तक तो नॉर्मल किया हमने, राइट। यहां तक समझ आया हमने ब्रेवो 1 ब्रेवो 2 क्यों किया। ये ब्रेवो जी कहाँ मैम। से लिंक कर रहा है, लाइन नंबर 1 से। 9। और नेक्स्ट ये वाला ब्रेवो कहाँ पे है, 2 में मैम।
2 है। हमने ब्रेवो 2 क्यों लिया? क्योंकि दिल्ली टोरंटो की जो फ्लाइट है, दिल्ली टोरंटो की, वो दिल्ली से इस्तांबुल है, इस्तांबुल से टोरंटो है, तो इस्तांबुल से टोरंटो की फ्लाइट को हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। एंड डेस्टिनेशन तो YYZ से टोरंटो ही है ना। जी जी मैम। तो कनेक्टिंग फ्लाइट में 2 क्लासेस उठेंगी। एक पहला कनेक्शन का दिल्ली से इस्तांबुल का, तो ये वाला जो B1 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इस्तांबुल को। वेरी गुड, दिल्ली टू इस्तांबुल की फ्लाइट को, राइट। जी मैम। यस। और जो B2 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन 2 में टोरंटो मैम। ब्रेवो 2। यस, इस्तांबुल से टोरंटो की फ्लाइट को, विच इज अ लाइन नंबर 2। 2। तो इज इट क्लियर कि हमने B1 B2 क्यों किया? जी मैम। यस। बिकॉज हमारा लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 से हमने कनेक्शन पिक करना है। और नीड 1 इसलिए किया क्योंकि हमें ओनली 1 सीट की रिक्वायरमेंट है। जी मैम। अब और एक बात, इसमें एक टिप इसमें आपको, और मैं आपको मेन पॉइंट नोट करवाना चाहूंगी कि अगर आपके पास 4 पैसेंजर्स हैं या मोर देन 1 पैसेंजर है, आपने अगर वेटिंग में उनके लिए ट्राई करना है, तो देखो एक बार में आप 9 सीट्स पिक कर सकते हो, राइट। जी मैम। लेकिन जब आपने वेटिंग में करना है, तो अगर मान लीजिए 4 पैसेंजर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, तो एक बार में आप 4 पैसेंजर्स की भी वेटिंग उठा सकते हो, लेकिन आप नहीं करोगे ऐसा। आप हर किसी के लिए PNR सेपरेट सेपरेट बनाओगे। अगर आपको 4 पैसेंजर्स के लिए वेटिंग ट्राई करना है, तो उनके लिए सिंगल सिंगल PNR बनाओगे। इसके पीछे क्या है? एक माइथोलॉजी है, फैक्ट है। फैक्ट क्या है? 4 पैसेंजर्स के लिए वेट करते रह जाओगे, एयरलाइन सोचेगी, जब एयरलाइन की 4 कहीं इकट्ठी कोई कैंसिलेशन 4 पैसेंजर्स की आएगी, तब आपके PNR में कंफर्मेशन आएगी। तो ये प्रैक्टिस गलत है कि अगर 4 पैसेंजर्स के लिए आपको वेटिंग उठाना है, आपको 4 पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप चारों के लिए एक ही PNR में वेटिंग उठाओ, वेटिंग रिक्वेस्ट अपडेट करो। गलत है ये प्रैक्टिस। क्योंकि जो स्मार्ट ट्रैवल कंसल्टेंट है वो क्या करता है, वो 4 PNR, जैसे मान लीजिए एक का नाम है राम, एक पैसेंजर का नाम है, दूसरे का है श्याम, तीसरे का है राधा, नेक्स्ट का है मोहन। तो 4 पैसेंजर है ना, राम के लिए अलग PNR बनाएगा, श्याम के लिए अलग बनाएगा, राधा के लिए अलग बनाएगा, मोहन के लिए अलग बनाएगा। क्यों? अब ध्यान से बात समझना, फैक्ट क्या है इसके पीछे। एयरलाइन के पास एक सीट आई, अब आपके PNR अलग अलग बने हुए हैं। अलग अलग में क्या दिख रहा है कि एक ही सीट इस PNR में चाहिए, तो राम का कंफर्म हो गया, एक सीट आई थी। थोड़ी देर में किसी और की कैंसिलेशन आ गई या सीट ओपन हो गया, किसी ट्रैवलर ने होल्ड की हुई थी, तो सीट एयरलाइन ने उससे वापस ले ली, तो सिस्टम पे सीट जो है प्लेटफॉर्म पे वापस आ गई, दूसरी सीट भी कंफर्म हो गई इसे। अब 2 हो गई कंफर्म, 2 रह गई। सुबह आपने करी थी, शाम हो गई, लेकिन 2 हो गई कंफर्म, 2 रह गई। अब ये समझ लो कि जो 2 रह गई, उनका जो मार्केट फेयर है, ये जो 2 इसमें रिक्वेस्ट नहीं आई, तो अब इनके लिए आपको मार्केट फेयर उठाना पड़ रहा है कि जो मार्केट में फेयर अवेलेबल है, क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट जो वेटिंग थी वो कंफर्म नहीं हुई। तो आउट ऑफ 4 कितनी रिक्वेस्ट आपकी PNR में कंफर्म हो गई? 2 सीट्स कंफर्म हो गई आउट ऑफ 4 सीट्स। अब मान लीजिए इसका मार्केट फेयर क्या है, 80,000 का है मार्केट फेयर। तो आपने क्या किया, साइड बाय साइड आपने इनके लिए मार्केट फेयर उठा लिया, फिर 80,000 का। अब ये सीट आपकी लेट से 60 में कंफर्म हो गई। बीइंग अ स्मार्ट ट्रैवल कंसल्टेंट, आपने क्या किया, ज्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि जब ये 60 में कंफर्म हुई, तो ये भी आपको जल्दी से इशू करनी है। जब वेटिंग के अगेंस्ट कंफर्मेशन आती है, तो उसको आप कोशिश करो कि बस उसको इशू कर दो फटाफट से, विद इन अ सेम डे। सेम डे मतलब ऑफिस आवर्स के अंदर, ऑफिस जैसे किसी का 6 बजे तक है, 7 बजे तक है। अब अगर क्या होता, अब ये सीट तो आपके पास, ये फेयर्स तो आपके पास यूनिक है ना, क्योंकि वेटिंग में रिक्वेस्ट आपने डाल के कंफर्मेशन ली है।
अब अगर आप मार्केट फेयर इन 4 सीट्स तक बनाते हो तो क्या बनेगा? 70,000 इन 4 सीट्स का कितना है फेयर, मार्केट फेयर? 70,000 बन जाएगा मैम, अराउंड नो नो 4 नो, का। मार्केट फेयर सर, मार्केट फेयर जो आपके पास है वो छोड़ दो अभी। जी मार्केट फेयर क्या बनेगा इन चारों का? 3,20,000। जी कैसे आया 3 लाख? यस मैम। मार्केट फेयर क्या अवेलेबल है, मार्केट की बात कर रहे हैं। 80 इंटू 4, जी 80 इंटू 4 हो गया ना। जी मैम। और हमारे पास कितना फेयर कम है? इसमें से 40,000 लेस कर दो, 40 कम है ना। जी जी मैम। मैम, 280 मैम, 280। 280। अब 280 को मैं चाहूं 3 लाख में निकाल दूं, चाहे 3,05,000 में निकाल दूं, 3,07,000 में निकाल दूं, तब भी जी क्लाइंट को, अगर हम 3,07,000 में निकाल रहे हैं तब भी क्लाइंट को हम 13,000 का मार्केट से फेयर कम दे रहे हैं, 4 सीट्स में टोटल करते हैं तो। जी मैम। और ऐसा नहीं कि हम लॉस में हैं, हम अपना क्लाइंट भी रिटेन कर पा रहे हैं, क्लाइंट भी वापस नहीं जा रहा है कहीं और किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं जा रहा, और हम सेल भी कर पा रहे हैं। तो मैम, इसके एक्चुअली लिए में इसमें एक छोटा इशू ये है, जैसे मैम आपने बताया कि मतलब ये जो टिकट है, मतलब शाम तक कंफर्मेशन हमें मिली है मैम उसकी वेटिंग की। हाँ। मैम अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी, वो ये हम्म। कहता है कि मतलब जो कस्टमर है वो इतना वेट नहीं करता। सर वो कस्टमर आपने कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जी मैम। अगर आप कस्टमर के साथ लिंक बनाए रखते हो ना, जहां पे आपकी क्वेरी कस्टमर से ब्लैंक हो जाती है, जी आप मैम। उसको बिना बताए, आप उसको कह रहे हो कि आपने उसको बताया ही नहीं कि आप उसके लिए कुछ लोअर फेयर ट्राई कर रहे हो, आपने उससे नाम भी नहीं लिए। पहले होता तब तक आप नाम नहीं लोगे, आपकी अगर इतनी डीप कन्वर्सेशन हो गई है, आपने नाम वगैरह सब कुछ ले लिया, तो आपका क्लाइंट कहीं और नहीं जाएगा। और एक्चुअली आप मैम मेरे, वेटिंग में तभी ट्राई करते हो जब आप क्लाइंट को लोअर फेयर बताकर उससे टोकन ले रहे हो। आप जी हवा में मैम। हो ना, हम हवा में हो ना, लोअर फेयर ट्राई करते रहेंगे, बेवकूफ होना सर हम। यस मैम, यस यस। तो उसके पीछे भी एक आर्ट है क्लाइंट को हैंडल करने की भी, आर्ट कह लो, स्किल्स कह लो। अब आपने उसकी स्ट्रेटजी क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल इसको पहले वेटिंग की स्ट्रेटजी में आपको क्लियर कर दूं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सर सारा। यस मैम। वो आपने पॉइंट सही बोला कि किसी को अगर कस्टमर होल्ड करना ही नहीं आया तो क्या करेगा वो। जी मैम। दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। कंफर्मेशन आ गई है, कस्टमर नहीं है, उसका उसका बायर ही नहीं है, यस मैम। जी मैम। राइट। तो उसकी कैसे, वो कस्टमर को होल्ड कैसे करना है, जब आपको पास क्लाइंट अपना पासपोर्ट की कॉपी शेयर कर देता है, टोकन दे देता है, तो क्लाइंट नहीं जाता सर। वो कैसे देगा टोकन, पासपोर्ट कॉपी कैसे, क्यों शेयर करेगा, किस कंडीशन पे आप उसकी ले सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये देखो कि इसकी स्ट्रेटजी समझ में आई वेटिंग की। यस मैम। जी मैम। गुड। तो अब इसको हम वेटिंग में उठाने का प्रोसीजर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जब आपका एलएल हो जाता है ना, जी एलएल, तो समझ लो कि आपकी वेटिंग में सीट उठ गई है। अब आपका नेक्स्ट काम रहता है पिनर बनाना। पिनर हमारा सिंपल ऐसे ही बनेगा जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है। कैसे किया है? नाम मेंशन कर दिया, n.sharma/राहुल, जो भी क्लाइंट का एज पर पासपोर्ट नाम है, और CM/T.T*, वही वाली कमांड्स चलेंगी जिसमें कि नॉर्मल पीएनआर बन जाता है, नॉर्मल सीट्स होल्ड हो जाती है। R.P.ER, और फिर लास्ट में क्या है, IR। वेरी गुड। अब ये एलएल से किस में कन्वर्ट हो गया स्टेटस? HL में। अच्छा। HL जब कन्वर्ट हो गया तो इट मीन आप समझ लें कि आपकी रिक्वेस्ट एयरलाइन के पास अपडेट हो गई है। अब लास्ट वेपन है, लास्ट वेपन एक और बता रही हूं
कि सीट को कंफर्मेशन तक आप, लेट्स से 3 ट्रैवल एजेंट हैं, 3 ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, उन तीनों ने लेट्स से इस डेट में बेकर क्लास के लिए ट्राई किया, है ना? ऐसा हो सकता है ना सर? हो सकता जी है मैम। बिल्कुल। किसी का पैसेंजर राहुल शर्मा है, किसी का मोनिका है, किसी का सोनिया है, कोई भी है। आपने क्या करना है, क्लाइंट का फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बनाना है। फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर कैसे बनता है वो बताऊंगी आपको मैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बहुत आसान है, बिना किसी चार्ज के बन जाता है। आपके पास क्लाइंट की पासपोर्ट डिटेल्स होनी चाहिए तो बन जाता है वो। पासपोर्ट अगर डिटेल्स हैं तो आप साथ साथ दूसरा क्लाइंट का फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बना सकते हो। फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये कंफर्मेशन लाने में आपको कहीं ना कहीं कुछ 1% तक आपको हेल्प करता है। कंफर्मेशन लाने में मतलब कंफर्मेशन की पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करने में। फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर होता क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर? देखो, फ्लाइट की पोजीशन बहुत टाइट है, एयरलाइन के पास सीट कैसे आती है? एयरलाइन के पास सीट पहले आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैजिक है कि आप, हमने वेटिंग में रिक्वेस्ट डाला और हमारी सीट कंफर्मेशन होगी ही होगी। चाहे हम फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर भी अपडेट कर रहे हैं, ये सारा खेल है डिमांड और सप्लाई का। अगर किसी ट्रैवल कंसल्टेंट ने सीट वैसे ही किसी एजेंसी ने होल्ड की हुई है तो डेफिनेटली एयरलाइन ने कुछ टाइम बाद उससे सीट वापस लेनी ही लेनी है। चाहे वो 24 घंटे में वापस ले, चाहे वो अगले 2 घंटे में वापस ले डिपेंड करता है कि उसने सीट कितने टाइम से होल्ड की हुई है। एयरलाइन अपनी कोई भी सीट किसी भी ट्रैवल कंसल्टेंट के पास, चाहे गलीलियो है, चाहे कोई भी सिस्टम है, गलीलियो है, अमेडियस है, जो भी है, राइट, जो भी वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो ट्रैवल एजेंट्स के पास होते हैं, तो इन सिस्टम पे होल्डिंग जो है, कोई भी एयरलाइंस है, वो ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल कंसल्टेंट के पास 24 से 48 घंटे ज्यादा अपनी सीट होल्ड नहीं रहने देती। तो अगर मार्केट में ये चीज चल रही है कि उस चीज की डिमांड है, तो ये चांसेस बनते हैं कि किसी ट्रैवल एजेंट ने सीट्स होल्ड भी की हुई है। तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना। और अगर वाकई में एयरलाइन के पास सीट कोई नहीं बची और किसी ट्रैवल एजेंट के पास सीट नहीं है, तो सीट कैसे आएगी? सीट सिर्फ आ सकती है तब अगर कोई पैसेंजर अपनी सीट जो है कैंसिल कराता है, रिफंड कराता है। तब उस सिचुएशन में आती है। तो ये इस तरह से आपको देखना पड़ता है कि डिमांड कितनी है उस चीज की, क्या चांसेस हैं। अगर और भी आपको बताऊं मैं, अभी जैसे अगस्त मंथ जो है कनाडा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे वो जाता है। जी तो उस टाइम पे क्या होता है, ये बहुत बड़ी एक समझ लीजिए कि एक तरह से ये एक बिजनेस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी होती है कि जो कंसोलिडेटर ग्रुप फेयर उठाते हैं, आप लोगों को ग्रुप फेयर के बारे में शायद नहीं पता होगा अभी। ग्रुप फेयर्स कुछ एक बड़े बड़े मार्केट के जो कंसोलिडेटर्स हैं, जो काफी मतलब जिनको 20-25 साल हो गए हैं, जी उनकी बात कर रही हूं मैं, जो ग्रुप्स जी उठाने के यूज टू हैं। तो वो क्या करते हैं, जब ग्रुप फेयर उन्होंने 2-3 एयरलाइन के उठा लिए, 2-3 एयरलाइन के, जैसे कि जो भी कनाडा साइड की फ्लाइट्स हैं, जैसे केएलएम की फ्लाइट है, कैथे की फ्लाइट है, जो भी एयरलाइंस अपने ग्रुप फेयर उठाने देती है। हर एयरलाइन अपने ग्रुप फेयर नहीं उठाने देती, कोई एयरलाइन मना भी करती है। एयर इंडिया ग्रुप फेयर में डील नहीं करती। स्पेशली अगर हम बात करते हैं किसकी, कनाडा सेक्टर की, यूएस सेक्टर की, मना कर देती है वो कहती है ग्रुप फेयर से ज्यादा मैं वैसे ही कमा लूंगी। कि ग्रुप फेयर में क्या होता है, ग्रुप फेयर में मान लीजिए एयरलाइन की 100 सीट्स हैं, राइट? जी तो ए, ये ए क्या है, ट्रैवल कंसल्टेंट है, एक बी ट्रैवल कंसल्टेंट है। ये दोनों ही मार्केट में
इनके ग्रुप्स मतलब ग्रुप्स उठाते हैं, ये यूज टू है ग्रुप्स उठाने के, राइट। तो ए ट्रैवल वाले ने क्या किया, एयरलाइन ने इसको दे दी, इसने कहा कि मैं आपकी एक सीट 90,000 में लेता हूँ, और मार्केट में फेयर है मान लो चाहे 1.5 लाख का हो, चाहे मार्केट में फेयर 2 लाख का हो, एयरलाइन को उससे कोई मतलब नहीं। अगर एयरलाइन ने इसको एक सीट 90 में दे दी है, चाहे अगर मार्केट में अब सीट नहीं है, तो ये 90 वाली सीट को चाहे 2 लाख में ही बेचे, एयरलाइन इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करती है कभी भी, जी राइट। तो जी ऐसे ही बी ट्रैवल वाला है, उसने कहा मैं आप इसने 100 सीट्स ले ली, तो उसने बोला मैं 150 सीट लेता हूँ, तो मुझे क्या फेयर दोगे। तो एयरलाइन ने बोला ठीक है आप 80 में ले लो। तो अगर इसने वॉल्यूम ज्यादा लिया तो इसको 80 की पड़ गई। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसे करके इन्होंने मान लीजिए केएलएम और कैथे की ले ली। अब क्या इन्होंने केएलएम कैथे के लिए, क्या ये लोग हर हर एयरलाइन पे हो ना ग्रुप फेयर उठा सकते हैं। हम अगर बात करें कि 10 एयरलाइंस हैं अगर कनाडा जाने के लिए, तो कोई 2 या 3 एयरलाइन में उठाएंगे, कितनी कैपेसिटी होगी इनकी, क्योंकि सारी जी पेमेंट इनको एयरलाइन को हाफ ऑफ द पेमेंट इनको एडवांस करनी पड़ती है। ग्रुप जी में डील इस करना आसान नहीं है। जी अगर सीट बिके ना बिके, लॉस भी इनको होता है जो ग्रुप्स में डील करते हैं, जी राइट। जी तो अब ये इनका टारगेट क्या होता है कि अब जो अदर एयरलाइंस हैं जिनकी इन्होंने सीट नहीं उठाई है, उनकी सीट जो है ये ब्लॉक करना चाहते हैं। अदर एयरलाइन कौन सी बच गई, एमिरेट्स है, एतिहाद है, टर्किश है, ब्रिटिश एयरवेज है, बहुत सारी है कनाडा जाने के लिए, है ना। जी मैम ब्रिटिश है, टर्किश है, स्विस है, लॉट पॉलिश है, डायरेक्ट में एयर कनाडा है, एयर इंडिया है। तो अब ये जो ए कंसल्टेंट कंपनी वाला है, बी ट्रैवल कंसल्टेंट है, ये चाहता है, ये क्या करते हैं, अपने कुछ एम्प्लॉयज लगा देते हैं इन एयरलाइन की सीट्स को वेस्ट करने में। कर ली होल्ड, फिर दोबारा होल्ड कर ली सिस्टम पे, फिर दोबारा से होल्ड कर ली गलीलियो पे, 5-6 आईडीज गलीलियो की ले ली, होल्ड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सीट आ रही है सिस्टम में वापस, तो होल्ड करते जा रहे हैं। अब जब जब एक वो ग्रुप फेयर वाला एटमोसफियर आया था ना, जुलाई में, अगस्त में, जब ये सितंबर इनटेक होता है कनाडा का, या जब दिसंबर और जनवरी का इनटेक होता है, तो उस टाइम पे आप समझ जाओ कि जिस एयरलाइन का ग्रुप फेयर नहीं चल रहा है, राइट, और तब भी उसकी सीट होल्ड है, तो समझ लो कि एजेंट्स ने ना उसको मतलब कि अननेसेसरी उसकी मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैल प्रैक्टिस मतलब कि अपने होल्डिंग के राइट्स को मिसयूज कर रहे हैं और सीट्स को होल्ड किया हुआ है। तो वहां पे आप फिर वेटिंग में रिक्वेस्ट डालते हो, और जैसे ही एयरलाइन की सीट एयरलाइन वापस लेती है, सिस्टम पे आती है, तो जो आपने वेटिंग में रिक्वेस्ट डाली होती है उसके अगेंस्ट एयरलाइन कंफर्मेशन दे देती है। कुछ क्लियर विजन हुआ। जी मैम तो इस तरह से ये सारा रोलिंग में चलता है। अब एक आपको टिप भी दे दूं, आने वाले टाइम में कनाडा का सब्स्टिट्यूट क्या खड़ा हो रहा है, कौन सी कंट्री खड़ी हो रही है, कौन बताएगा। जैसे कि कनाडा, अगर आप लोग मार्केट से अपडेट हो, जी तो कनाडा का स्टडी वीजा पे काफी ज्यादा कैपिंग हो चुकी है। बिल्कुल मैम कैपिंग मतलब रिस्ट्रिक्शंस बहुत लग चुकी हैं। इवन दो अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जिन डिपार्टमेंट्स को लेकर वहां पे डिमांड है, और जिन जी डिपार्टमेंट्स में पीएनपी प्रोग्राम्स के अंडर पीआर आती है जी ना, वही कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स के लिए ओपन होंगे, जिनकी वहां पे जा जिनकी आगे जो पीआर से रिलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जी तो ऐसी चेन बन जाएगी। ये जो टूरिज्म मैनेजमेंट वाले हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले, या अदर जैसे होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट टाइप के, ये ऑलमोस्ट ये जो कोर्सेज हैं ये बंद हो जाएंगे। तो इसका सब्स्टिट्यूट पता है क्या आ रहा है मार्केट में, जी इसका सब्स्टिट्यूट आ रहा है जर्मनी। ओके मैम पर कैपिटा इनकम है, और 3-4 सालों में पीआर है,
और उसके बाद जो उनका जो है वो है उसकी यूरोस की रेट ऑफ एक्सचेंज है वो ऑलमोस्ट कैनेडियन डॉलर के इक्वल है। जी और जो वहां पे वो है, अगर पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो उतने ही डॉलर है, और स्टूडेंट को भी अराउंड वही 20 से 24 आवर्स एक वीक में काम करना भी अलाउ है। और खर्चा थोड़ा कनाडा से कम है। कनाडा में जितना खर्चा आता है, इसमें बस एक ब्लॉक अकाउंट है, उसमें पेमेंट डालनी है, जैसे वो दैट इज इक्वल टू जीआईसी। उसमें 10 से 11 लाख रुपए ब्लॉक होता है, जैसे पहले कनाडा में जब होता था 10,000 जब कुछ जीआईसी जाती थी। अगर आप में से कोई अवेयर हो तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि आने वाले टाइम के लिए यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस और जर्मनी के लिए तैयारी कर लेना, अगर आप लोग स्टडी वीजा में डील करते हो तो उस तरह के अब आपके पास केसेस आने लग जाएंगे। ओके मैम। तो फिलहाल ये था वेटिंग का चैप्टर, राइट। अब वेटिंग की जी कंफर्मेशन आएगी कहाँ पे? गलीलियो में। या तो बार बार से ये वाली, अब ये पिनर तो हमेशा नहीं रहेगा ना, आपने तो काम कुछ और भी करना है। तो जी कमांड नोट करो कि या तो बार बार से स्पिनर को बार बार से सिस्टम पे लेके आओगे चेक करने के लिए। ये जी एचएल का स्टेटस क्या है? जब आपका आपने सीट पिक की थी तो एलएल था, एलएल से किस पे हुआ? एचएल पे। अब ये एचएल का स्टेटस जो है, जब आपका केएल में चेंज हो जाता है तो समझ लो कंफर्मेशन आ गई है। लेकिन दोनों सेक्टर केएल में आने चाहिए। ये नहीं कि अगर दिल्ली से इस्तांबुल आ गया केएल में, इस्तांबुल से टोरंटो एज इट इज एचएल में है, तो बात नहीं बनेगी। पैरेलली दोनों में कंफर्मेशन आनी चाहिए, देन ओनली उस वो टिकट इशू होगी, वो टिकट इशुएंस के लिए एलिजिबल होगी। तो एक तो पहले कल का काम नोट कर लो, कोई भी जना नोट कर लो, मुझे बता देना। एक तो हमने कल फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर बनाना सीखना है, जी उसको अपडेट कैसे करना है वो सीखना है, बुकिंग में अपडेट कैसे करना है। इसके और अदर फीचर्स क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको कमांड लिखवा रही हूँ कि जब ये आपने वेटिंग में उठा दिया, अब आपको चेक करना है, क्योंकि आप तो सिस्टम पे कोई और काम कर रहे हो उसको इग्नोर करके। अब मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया तो ये चला गया मेरे मेरे यहाँ से, मेरी स्क्रीन से चला गया ना पीएनआर। अगेन वापस कैसे जी सिस्टम पे लाना है, नोट करो। स्टार हाइफन शर्मा, क्या नाम था? राहुल शर्मा से बनाया था ना हमने? जी मैम। नहीं, ये तो नहीं बनाया था हमने, वेटिंग वाला बनाया था। तो ये फाइल नंबर 2 पे पड़ा हुआ है ये रहा वेटिंग वाला। फिर से कर रही हूँ, कमांड रिपीट कर रही हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो। इग्नोर कर दिया मैंने, राइट। जी अच्छा, तो इस बार सैटरडे प्रैक्टिकल होगा ना? मेक श्योर उसमें जी मैम। वीडियो ऑन करना। कोशिश करना कि कमांड को बिना देखे आप लोग को मतलब करके दिखाओगे मेरे को, जब आपको सिस्टम का एक्सेस मिलेगा तो। ओके ठीक मैम। है। तो कोशिश, अगर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, तो वीडियो ऑन करके कमांड्स अगर आप उसमें करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप कॉपी करके नहीं कर रहे हैं, आपको याद हो चुकी है कमांड्स। जी मैम। जी मैम। तो मैंने कैसे किया? स्टार, स्टार हाइफन यस वेरी गुड, और लास्ट नेम। नेम किया, और उसका नाम ये एंटर कर दिया, राहुल शर्मा। अब राहुल शर्मा 2 आ गए हैं, तो 2 नंबर फाइल पे हम देख लेंगे। अगर हमें नहीं पता लग रहा है तो हम फाइल नंबर 1 पे भी जाके हम क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये तो एक के मोड, ये तो डमी मोड वाला पिनर जो मैंने वीजा के लिए सिखाया था वो बना हुआ है ना? जी हमें जी चाहिए मैम। वेटिंग वाला। तो उसके लिए हम फाइल नंबर 2 पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एचएल वाला। एचएल एचएल का मतलब क्या है? हमारी होल्डिंग जो है, वेट जो है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, टू एयरलाइन। वो हमारी अपडेट हुई हुई है, कंफर्म नहीं हुई है अभी, जी बट दिस रिक्वेस्ट हैज बीन अपडेटेड। ठीक है। जी
अब इसका और क्या तरीका है, मान लीजिए आपने 4 बुकिंग्स आज वेटिंग में डाली हैं, आपको उनका नाम भी याद नहीं रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा आपको मैं कमांड लिखवा रही हूँ क्यूज काउंट करने का। क्यूज होता है जिसके हम जितनी काम करते हैं गैलीलियो में, वो सारा काम जो है एक जगह पे स्टोर हो जाता है, स्टोर हाउस में। उस स्टोर हाउस में एंटर करने के लिए कोड यूज किया जाता है क्यूसीए। क्यूसीए क्यूसीए में क्यू का मतलब है क्यू, क्यूज, सी का मतलब है काउंट, ए का मतलब आप लगा लो एक्सेस। कि हमें देखना होता है कि हमने कितना काम किया, अगर आप उसको काउंट करना है तो, चेक करना है तो क्यूसीए। जब क्यूसीए करते हो, एंटर करते हो, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्यूज दिख जाती हैं। क्यू नंबर 3, क्यू नंबर 16, क्यू नंबर 21, क्यू नंबर 23, क्यू 25 एंड सो ऑन। तो जब आपकी वेटिंग में कंफर्मेशन आती है तो वो कहाँ आएगी, उसके लिए क्यू बनाया है आइटा ने, क्यू नंबर 17। क्या बनाया है? 217। क्यू 17 अभी आपको यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि जब कोई बुकिंग में कंफर्मेशन आती है तो ऑटोमेटिकली क्यू 17 यहाँ पे जनरेट हो जाती है, और वहां पे यहाँ पे क्या मैसेज लिखा आता है, कंफर्मेशन लिखा आता है। कंप्लीटली आपके सामने कंफर्मेशन लिखा आएगा ऐसे। और क्यू 16 के नेक्स्ट 17 ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्यू डिस्प्ले होने लग जाती है वो। तो जैसे हमने आज वेटिंग में बनाया भी है, हम कल चेक भी करेंगे, अगर इसमें कंफर्मेशन आ गई होगी तो ऑटोमेटिकली हम जैसे ही सिर्फ क्यूसीए, हमने 3 लेटर्स हमने बस सिस्टम में ये करने हैं, 3 लेटर्स एंटर करने हैं, 3 लेटर्स की कमांड है छोटी सी, क्यूसीए। क्यूसीए, सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी मैम। तो उसका क्यू कर दो, क्यूसीए, कैसे भी याद कर लो, याद करना है। एक्चुअल इसका मीनिंग होता है क्यूज काउंट एक्सेस होता है, क्यूज को काउंट करने का एक्सेस लेना। तो वहां पे क्यू 16 के नेक्स्ट लिख लो कि कंफर्मेशन जब वेटिंग के अगेंस्ट आती है तो उसके लिए क्यू 17 असाइन किया गया है, क्यू नंबर 17 को असाइन किया गया है डेडिकेटली। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए यहाँ पे कंफर्मेशन चेक करने के। एक तो आप इस क्यू से बाहर होने के लिए क्यू एक्स आई होता है, जब क्यूज का चैप्टर होगा तो आपको करवा दूंगी मैं कि क्यू से आपको साइन ऑफ होना है, क्यू से आउट होना है तो क्यू एक्स आई कर लो, क्यूज में एंटर होना है तो क्यू सी ए कर लो। ये भी क्यूज वाला चैप्टर आया नहीं है, उसमें फिर आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो 2 मैंने कमांड्स कौन सी बताई आपको कि जब आपने वेटिंग में रिक्वेस्ट डाल दी है, अपडेट कर दी है, तो आप उन बुकिंग्स को चेक भी तो करना है ना, कंफर्मेशन आई कि नहीं आई। जी। उसके लिए क्या करेंगे आप, एक तो स्टार हाइफन से नेम, उस नेम को, उस पैसेंजर के नेम को आप यहाँ पे कंप्लीटली एंटर कर देंगे। फिर आपको देखना होगा राहुल शर्मा के नाम पे 2 बुकिंग्स हैं, दोनों में से जाके देख लो किस पे आपने वेटिंग, कौन से वाला पिनर वेटिंग वाला है, राइट। आज अगर हम इस राहुल शर्मा को, इस वाले को राहुल शर्मा को हमें नहीं चाहिए, जैसे डमी मोड पे बना हुआ है वीजा के लिए, जो मैंने आई थिंक ये 15 जुलाई के आप लोगों को सिखाया था, तो ये नहीं चाहिए तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, हमें अननेसेसरी परेशान करता है ये। कैंसिल करना आता है ना सबको? जी मैम। कैंसिल कर दिया। अब देखो अब क्या आ रहा है, स्टार हाइफन शर्मा राहुल। तो अब जो भी कैंसिल किया हुआ है इसके आगे एक्स लिखा हुआ है, जी। तो इससे क्या पता लग गया आपको कि ये तो नो मोर है अब ये पीनर। तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो, फिर तो ये वेटिंग वाला आ जाएगा। जहां पे भी देखो इसके आगे कहीं भी डेट से पहले क्रॉस का निशान नहीं है, लेकिन
यहाँ पे क्रॉस का निशान है, ये देखो, इसकी बात कर रही हूं मैं, दिखा? यस जी मैम। तो इसका मतलब ये पिनर कैंसिल्ड है, नो मोर वैलिड है। तो ये वाला जो है, इस पे आप जाकर इसको आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ आपका चेक करने का। और जब आपका HL किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टेटस KL में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपकी कंफर्मेशन आ चुकी है। प्रोवाइडेडली आपके अगर कनेक्शन में फ्लाइट है तो कनेक्शन में दोनों में आपके KL आना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि आप Q3 लेटर से QCA करके आप यहाँ पे Q नंबर कोई मैसेज, तो उस पर आप क्लिक करके देखेंगे। अगर हमारी कल तक कंफर्मेशन आ जाएगी तो हम उस पर क्लिक करके आपको लाइव दिखाएंगे। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, अभी आगे नहीं चलेंगे, आगे फिर कल कराएंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है मैम। मैम एक क्वेश्चन था कि हम अगर अवेलेबल सीट उठाते हैं तो वो भी हमें सेम क्लास में उठानी पड़ेगी, जैसे कि हमने वेटिंग में B1 और B2 में उठाई है। यस यस, प्रोवाइडेडली अगर वहां पे 2-3 एयरलाइन का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है ना सर, जी जैसे यहाँ तो हम एक ही एयरलाइन यूज कर रहे हैं टर्किश की, मतलब दिल्ली से इस्तांबुल भी टर्किश थी और जी इस्तांबुल से टोरंटो भी टर्किश ही थी। जी जब हमारा 2-3 एयरलाइन का कॉम्बिनेशन, हम एक से ज्यादा कैरियर यूज कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें सीट जो है RBD मतलब क्लास हो सकता है ऊपर कुछ और नेक्स्ट कनेक्शन में हमें कोई और क्लास लेनी पड़े। तो उसके लिए जब हम FQBB करते हैं उस कनेक्शन के ऊपर, तो वो हमें ऑटोमेटिकली एडवाइस करता है कि ये जो आपका पहला सेगमेंट है इसमें बुक होना चाहिए और दूसरा सेगमेंट आपका इस वाले क्लास में बुक होना चाहिए। ओके ठीक है जी जी। अगर एयरलाइन बिल्कुल सेम है, कोई भी कोड शेयरिंग फ्लाइट नहीं है, कोड शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम एक से ज्यादा उसमें कैरियर एयरलाइंस इन्वॉल्व हैं जी अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप, या कल और भी क्लियर कर दूंगी इस बात को कि कोड शेयर फ्लाइट्स की क्या वो है। मैंने वैसे बताया हुआ है पहले कोड शेयर फ्लाइट्स के बारे में, कि जहां पे एक से मैम। ज्यादा, जैसे कि हमने कमांड करी मेनली, जो पॉइंट फारदेस्ट पॉइंट होते हैं जहां पे मेन फ्लाइट्स जाती ही नहीं है, तो वो आगे डोमेस्टिक फ्लाइट्स की हेल्प ले लेती हैं, तो जैसे उसमें फिर ये कोड शेयरिंग फ्लाइट चलता है। जी जैसे फिलाडेल्फिया है, फिलाडेल्फिया US का एक फारदेस्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट नहीं है ना? तो जी उसके लिए देखो, अमेरिकन एयरलाइन जा रही है दिल्ली से JFK, तो JFK न्यूयॉर्क एक मेन पॉइंट हो गया US का, और फिलाडेल्फिया एक स्मॉल मतलब वो है, तो एक डोमेस्टिक वहां पे उसने कनेक्शन। तो अमेरिकन एयरलाइन के पास अपनी फ्लाइट्स आगे के लिए नहीं थी, वो सिर्फ उसका नेटवर्क था दिल्ली से न्यूयॉर्क का। लेकिन उसने जी बोला मैं न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया के लिए क्यों अपने पैसेंजर मिस करूं, मैं जी अपनी मार्केटिंग करूंगा कि हाँ अमेरिकन एयरलाइन फिलाडेल्फिया तक जाती है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कौन सी किस फ्लाइट की सर्विस यूज कर रहा है? वो रिपब्लिक रिपब्लिक एयरवेज एयरवेज। अमेरिकन ईगल की फ्लाइट की सर्विस यूज कर रहा है वो। जी यहाँ पे हो सकता है कि ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ अमेरिकन एयरलाइन का ही हो, बट क्राफ्ट किसका हो, पायलट किसका हो, रिपब्लिक एयरवेज एज अमेरिकन ईगल। छोटी फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट है, US की है, राइट? जी मैम। कुछ और भी बताती हूँ आपको, आपने क्वेश्चन पुटअप कर ही लिया तो। अब ये देखो, हमने विनीपेग के यहाँ पे भी मैंने डाला है विनीपेग के लिए। अब विनीपेग के लिए क्या है, जापान एयरलाइन JL मतलब जी जापान एयरलाइन दिल्ली से कनाडा चल रहा है, लेकिन जापान एयरलाइन पूरा विनीपेग तक नहीं जाता, तो उसने आगे एयर जी कनाडा की हेल्प ली। अब एयर कनाडा के लिए यहाँ पे कौन सी क्लास लग रही है, टैंगो टैंगो, और जी जापान के लिए क्यूबेक। जी चेंज है ना आरबी क्लासेस? जी मैम। यस मैम। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 देखो,
नैन्सी क्लास आ रही है, जापान एयरलाइन ने नैन्सी क्लास उठा ली यहाँ से, नैन्सी आपको बता रहा है, नैन्सी कॉम्बिनेशन बता रहा है, और जी फिर आगे क्यूबेक के साथ कॉम्बिनेशन बता रहा है। जी तो जब आपकी, जहां पे आप देखोगे ना आपकी प्योर फ्लाइट चल रही है, एयर कैनेडा है फर्स्ट कनेक्शन के लिए, सेकंड के लिए भी एयर कैनेडा, तो वहां पे देखो सेम ऑलमोस्ट सेम रहती है क्लास। तब यस मैम। जी मैम। क्लासेस तब चेंज होती है जब एक से ज्यादा एयरलाइन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जैसे कि ना मैम प्राइसिंग ऑप्शन 3 में आ रहा है, एयर एयर इंडिया प्लस एयर कनाडा है, उसमें मैम सेम आ रही है क्लास। ऑप्शन 3 में ना, जी मैम। हाँ उसमें सेम आ रही है। जी। ऐसा नहीं है कि किसी में सेम नहीं आ सकती है, ओके ओके। हर किसी के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली वो सीट उठाएगा। जापान एयरलाइन ने बोला एयर कनाडा को, ठीक है तुम, एयर कनाडा के साथ हुआ कि अगर एयर कनाडा में टेंगो क्लास अवेलेबल होगी तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ओके मैम। राइट। अब एयर कनाडा ने जापान से भी टाई अप कर लिया, एयर कनाडा ने एयर इंडिया के साथ भी टाई अप कर लिया, तो उसने एयर कनाडा ने एयर इंडिया को दे दिया अपना क्यूबेक क्लास का फेयर। समझ रहे हो आप? जी जी मैम। मैम। और एयर कनाडा ने जापान एयरलाइन के साथ एग्रीमेंट किया कि ठीक है, आप मेरी अगर टेंगो क्लास अवेलेबल होगी तो आपकी रूटिंग बन जाएगी मेरे साथ, मैं आपको टेंगो क्लास के राइट दे देता हूँ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप। ठीक है, जी जी मैम। मैम। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है। पहले हुआ करता था जब पेपर टिकट्स होती थी ना, क्लासेस हमें याद करनी पड़ती थी, नहीं याद होता तो हमें बार बार वेरीफाई करना पड़ता था कि क्या नोटिफिकेशंस, क्या सर्कुलर्स आए हुए हैं, तो बहुत जी दिक्कत होती थी। तब तो हर काम मैनुअल होता था। अभी तो क्या है ना कि सिस्टम बता रहा है, अगर ये वाली कमांड्स में नहीं तो एफक्यू भी बता देता है आपको कि कौन सी जी क्लास, ऑटोमेटिकली सारी जो वो है क्लासेस है अपडेट है इसमें। एयरलाइन के जितने टाई अप्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनके इंटरलाइन कनेक्शंस हैं, उनके जो लेटेस्ट कनेक्शंस बने हैं, लेटेस्ट उनकी पार्टनरशिप्स हुई हैं, या कोई पार्टनरशिप रिन्यू नहीं हुई हुई टूट गई है, मतलब दोबारा से रिन्यू नहीं हो पाई, इसमें सब ऑटोमेटिकली सारी क्लासेस अपडेट होती रहती हैं। सिर्फ दो कमांड होती हैं, एफक्यू बी यूज करनी होती है या एफक्यू बी यूज करनी होती है। ओके मैम। मैम अगर हम चेक करें, मान लो इस पे प्राइस आ रहा है 78,900 कुछ, अगर प्राइवेट पोर्टल्स जो है जैसे कि मेक माई ट्रिप, एज माई ट्रिप है, प्राइस कम दिखा रहा है, तो वो मैम उन्होंने क्लासेस उठाई हुई होती है ना पहले सर पता है लोकल। क्या, मेरा काफी मुझे ट्रैवलर्स ने ये कहा है कि मैम साथ के साथ ये अब लोग टिकट इशू करके नहीं देते हैं, ये लोग साथ साथ कितनी सीट उठा लेंगे सर, कितनी एयरलाइंस की उठा लेंगे। जी और अब तो वैसे भी कनाडा सेक्टर डिमांड में इतना है भी नहीं है, जी मैम। राइट। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो उसका एकदम लोएस्ट फेयर होता है ना, क्लाइंट की क्वेरी ले ली, उसके लिए क्लाइंट क्या है वहां पे इशू के लिए जाता है तो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता है, तो वहां पे जी मैम। मैसेज आता है कि आपकी टिकट आपको 24 से 48 आवर्स में मिल जाएगी, जी मैम। राइट। और जी उतने मैम। टाइम की फिर जो टीम होती है वो लोअर में ट्राई करती है, ओके मैम। तो इसीलिए वो, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी कि क्लाइंट को होल्ड कैसे करना है अपने साथ। नरेश जी का क्वेश्चन था, तो जी कल मैम। मैंने यही आपको समझाना था, यही मेरा टॉपिक आना था जो आपने आज ही अभी मेरे से पूछ लिया कि भाई ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं आजकल इस तरह से होल्ड करती हैं, वहां पे कोई बोलने वाला तो है नहीं है, कोई काउंसलिंग करने वाला तो है नहीं है, जी मैम। तो क्या करते हैं, पब्लिश कर दिया लोअर फेयर, क्लाइंट को दिख गया कि लोअर फेयर आ रहा है, जी मैम। उसने अपनी रिक्वायरमेंट डाल दी, पासपोर्ट डिटेल्स डाल दी, अब उससे क्या, पासपोर्ट डिटेल्स उनके पास चली गई, जी मैम। राइट। जी मैम। लेकिन टिकट, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी डाल दी, उससे क्या होगा कि आपका इतना अमाउंट ब्लॉक हो गया उनके साथ, बिल्कुल मैम। तो टोकन भी चला गया। जी मैम। जैसे कि मैम मैंने अभी चेक किया, जो ये सेम फ्लाइट 15 सितंबर की यहाँ पे 18,900 आ रही है, और मेक माई ट्रिप 67,000 में दे रहा है। यस, तो वो दे नहीं रहा है अभी, आप उसको इशू करेंगे तो वो आपसे 24 to 48 आवर्स का टाइम मांगेगा,
मैम पर लेकिन मैं कर रहा हूँ ना काफी टाइम से ना, तकरीबन हो ही जाती है, मतलब कि जल्दी से जल्दी हो ही जाती है। जल्दी से जल्दी हो जाती है, लेकिन अब हम अभी यहाँ पे गैलीलियो क्या है, आपकी ट्रैवल कंपनी से, अगर यही देखो उनके पीछे क्या है, उनके पीछे भी गैलीलियो है, जी मैम राइट। बिल्कुल है। लेकिन उन्होंने, जब मैंने आपको बताया कि ग्रुप फेयर जब उठते हैं तो आपकी कंपनी को क्या मिल जाता है कि गैलीलियो के साथ एक कोड मिल जाता है कि जी अब मैम। आपका फेयर 90 का पड़ेगा आपको, चाहे मार्केट में 1.5 लाख का फेयर हो गया है, ओके मैम। राइट। तो कुछ एक सेक्टर्स के लिए तो डेफिनेटली कोड्स होते हैं, कोड्स अप्लाई हो जाते हैं, समझ रहे हैं बात आप। और जी कुछ मैम। एक में जब आपकी डिटेल्स चली गई वहां पे, तो बहुत सारी एयरलाइन, बहुत सारी ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं, वो इस टाइम पे 24 to 48 आवर्स का टाइम क्यों ले रहे हैं, जी क्योंकि उनको भी वेटिंग में सीट रिक्वेस्ट डाल के कंफर्मेशन लेनी होती है। और फिर अगर आपको यहीं पे कोई एक सीट लोअर में दिख गई, सीट चेक करते हुए, कुछ भी करते हुए, तो वो सीट आपने उठा के रख लेनी है, वो सीट आपकी है। ओके मैम। ऐसे है। अब जब मैम आप ये मैं आपको मैं ऐसा एक भी चीज होता है। और, एक चीज सॉरी। आपको और क्लियर करना चाहूंगी, सॉरी, कि आप मेरे को कंटिन्यू करने दो एक बार, जी 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 कि जब देखो, जब आपके पास आइटा आ जाता है ना, राइट, जी मैम। तो जब जिस चीज की मार्केट में डिमांड होती है, जरूरी नहीं आप ग्रुप फेयर में डील करो, आप एयरलाइन के पास 50% अमाउंट ब्लॉक करो, बहुत सारी ना इसमें क्या है, तरीके बहुत है करने के। जब कुछ एक एयरलाइंस ना नेम चेंज करना अलाउ करती हैं, सीट होल्ड ओके कर मैम। लेते हो ना आप, तो नेम चेंज, जी अभी आपने सीट होल्ड कर ली राम शर्मा के नाम से, जी मैम। अब आपके पास क्लाइंट आ गया सुखविंदर सिंह, वो आपसे सीट मांग रहा है, आपको पता है कि इस मार्केट में सीट नहीं है, तो आपने 5 सीट होल्ड की हुई है लोअर फेयर में, मान लो वो लोअर फेयर 55,000 का फेयर है, जी मैम। राइट। अब आपको पता है कि एयरलाइन का नेम चेंज, कुछ अभी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया है नेम चेंज अलाउ करती है, विस्तारा नेम चेंज अलाउ नहीं करती है, जी राइट। तो जब आपने 55,000 का, आपने जो सीट आपने 5 पैसेंजर्स के लिए डमी होल्ड करके रखी हुई है, डमी नाम पे, जी मैम। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक, आप जानोगे उस टेक्निक को। तो जब आपने 5 सीट होल्ड करके रख ली, तो ऑब्वियस है आपने 55 का फेयर आपने होल्ड किया हुआ है, अगर मार्केट में 78 का हो गया, तो आप उसको इजीली 65 62 में निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, जी यस मैम। निकाल। तो वो भी एक टेक्निक है। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको उसका जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि जी टेक्निक्स है इसमें ना। जी मैम। अगर आपके पास होल्डिंग राइट्स हैं, तभी आप इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हो सर, जी मैम। अदरवाइज तो हम किसी और के पोर्टल पे जस्ट उनके अकॉर्डिंग ही, उनके फेयर से अकॉर्डिंगली ही बस चलते रहेंगे, जी बिल्कुल। ये चीज है। मतलब मैम। माइंड तो यूज करना ही पड़ेगा मैम। ऐसा माइंड तो है नहीं देखो, डायरेक्ट कर। हाँ होल्डिंग राइट्स, देखो सर, माइंड है आपके पास, नो डाउट, ठीक है, आप टाइम भी दे रहे हो, क्वालिटी ऑफ टाइम भी अपने बिजनेस को दे रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन सर जी आपके पास होल्डिंग राइट्स ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे, बताओ कैसे करोगे आप। जी मैम। तो ये सारा गेम है होल्डिंग राइट्स का। आज जो मैंने आपको ग्रुप फेयर की स्ट्रेटजी बताई, वो जिस एयरलाइन में होल्ड नहीं कर रहे हैं, जिस एयरलाइन की ग्रुप फेयर नहीं ले रहे हैं, उसकी सीट होल्ड कर करके खराब कर रहे हैं, ताकि उनका उनकी सीट ही मार्केट में किसी को मिले ना। जी लेकिन मैम। फिर भी जो पुराना बंदा गैलीलियो यूजर है, जिसको पता है, वो फिर भी वेटिंग में करके करेगा कंफर्मेशन, वो ट्राई तो करेगा, जी क्योंकि मैम। ग्रुप फेयर में डील करना एक बहुत रिस्की काम है। कुछ एक ही मार्केट में कंसोलिडेटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, कि जिनसे आप ग्रुप फेयर्स इनकेस आपको लेना भी पड़ता है तो सिर्फ उन्हीं से लेना, ओके मैम। राइट। क्योंकि ग्रुप फेयर में क्या है ना, टिकट साथ के साथ नहीं आती, बिल्कुल मैम, वो वो 2 3 दिन पहले इशू होती है। हाँ, वो ट्रैवल से आपको बोलेंगे 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो जब, और मान लीजिए किसी का कट टू कट टाइम आ गया, 24 आवर्स आ गया कि तुम्हें 24 घंटे पहले तो फ्लाइट है, टिकट नहीं आई अभी तक, क्या आपका क्लाइंट आपको छोड़ेगा। वही आपने सिस्टम से टिकट आपने उठाई,
इशू करी, साथ साथ दे दी, उसने क्लाइंट ने भी आपका वेबसाइट से चेक कर लिया, हाँ जी ठीक है जी सब कुछ ओके है जी, खत्म। जी तो वो चीज है। अब उसमें जो जो पर्सन ग्रुप फेयर में नहीं डील करते हैं, जिनको नहीं डील करना है, तो वो अपनी टिकट कैसे सेल करते हैं? फिर यही होता है कि वो सीट अपनी उठा के रख लेते हैं डमी नाम से। जी जब उनको मौका मिलता है लगे रहते हैं सिस्टम पे सीट उठाने के लिए, जहां उनको दिखी उठा लेते हैं। क्वेरी आई, नेम चेंज किया, चलो जी। वो मैम ऐसा होता है, मैं काम करता हूँ एक दो बंदों के साथ, वो बोलते हैं कि सीट उठाई हुई है, छोड़ के दोबारा से उठाएंगे अगर निकल गई तो। कई बार ऐसे होता है कि जो एयरलाइंस नेम चेंज करना अलाउ नहीं करती हैं, वो रात में 12-1 बजे जब बिल्कुल गलीलियो पे ट्रैवल एजेंट का रश कम हो जाता है ना, तो उस टाइम पे सीट जी छोड़ते हैं, ताकि जी सीट वापस उनके पास उन्हीं की आईडी पे रिफ्लेक्ट कर जाए। जी 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 राइट। और जो एयरलाइन नेम चेंज करना अलाउ कर देती है उसको साथ साथ बना देते हैं। जी तो ये सारा था जो मैंने आपको शेयर किया। ये चीजें हैं मार्केट में, इस तरह से ट्रैवल इंडस्ट्री, इस तरह से ट्रैवल कंसल्टेंट वर्क करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इसमें तो डायरेक्ट बुक बुक हो जाती है इसमें तो। हाँ जी। ना ना ना। ठीक है। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था बस लास्ट टाइम। हाँ जी। ये जो गैलेलियो की इंस्टॉलेशन फीस क्या है मैम? इसकी 10,000 प्लस जीएसटी है। 10,000 मैम? 10,000 प्लस ओके। जीएसटी ओके मैम। लाइफ टाइम। ओके मैम। और एक सिस्टम पे नहीं, इस 10,000 प्लस जीएसटी में आप 2 या 3 सिस्टम पे करा सकते हो। ऐसा नहीं कि 3 सिस्टम पे कराना तो आपका अमाउंट 3 टाइम हो जाएगा, नहीं। जी मैम। जैसे आपने एक सिस्टम घर पे रखा हुआ है, एक ऑफिस में रखा हुआ है, राइट, एक आपने पार्टनर को दिया हुआ है, तो उसमें सब आईडीज मिल जाती हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। ओके मैम। ठीक है जी। ओके मैम। जी मैम। जी सर। उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, चेकलिस्ट होती है, वो एज अ ट्रैवल एजेंट वो चेकलिस्ट फुलफिल करनी होती है, और तब आपका इंस्टॉलेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जी मैम। ओके जी, मिलते हैं ओके फिर। मैम। ओके। थैंक यू।